टॉपिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू मी इन टॉपिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स एंड सेकेंड इज टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स। तो इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे इजी टॉपिक्स की और फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स की। ऑल्सो मैं ये चीज भी बताऊंगी कि क्या पजल्स में अगर हम स्किप कर दें उनको तो क्या हम लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, या फिर पजल्स में हम स्पीड और एक्यूरेसी कैसे लाएं। और मेरी पुरानी वीडियोस में जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल हैं उसमें आप में से ही काफी लोगों ने मुझसे क्वेरीज पूछी थी रीजनिंग के बारे में, तो मैं उन क्वेरीज को भी डील करूंगी। तो इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इसमें आता है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, वर्बल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी या सिलॉग्स। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री के एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स के आते ही आते हैं और यही ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन टॉपिक्स में कमांड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें अपनी प्रिपरेशन को 3 फेज में चलाना है। अब 3 फेजेस कौन कौन से हैं? फेज नंबर 1, गेट योर बेसिक्स राइट। अब बेसिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? फॉर एग्जाम्पल, आज आपने ब्लड रिलेशन का टॉपिक उठाया है, सो ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम इजी टू हार्ड। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको बेसिक से एडवांस पे जाना है, तो आपको इन टॉपिक्स को भी इजी टू हार्ड ही प्रिपेयर करना है। आपने इन टॉपिक्स को, मान लो आज आपने जैसे ब्लड रिलेशन लिया, तो ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन, जिसमें वो इजी भी रह सकते हैं, मीडियम भी रह सकते हैं और हार्ड भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही है तो घबराना नहीं है। आपको टाइम लग सकता है टॉपिक को समझने में, लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना, तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आने लगेगा कि इस टॉपिक को हम कम टाइम में कैसे स्कोर कर सकते हैं, राइट। अब फेज नंबर 2 हमारा क्या रहता है? बेसिक्स हमने कर लिए। अब नेक्स्ट इज सेट योर टारगेट्स। अब आपको टारगेट्स कैसे सेट करने हैं? अब जैसे कि मान लो आप ये बात मैं कर रही हूँ मिसलेनियस टॉपिक्स की, ये इजी वाले टॉपिक्स की। आप टाइमर सेट करो कि आज मेरे को 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अभी आपसे नहीं हो रहे, मान लो आपसे 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस ही बने, 30 मिनट्स में 17 क्वेश्चंस ही बने, लेकिन हार नहीं माननी है। हमें प्रैक्टिस करते रहनी है, हमें टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। और डे बाय डे आपको खुद फील होने लगेगा कि पहले मेरे से 15 क्वेश्चंस हो रहे थे, अब मेरे से 20 हो रहे हैं, अब 25 हो रहे हैं, एंड एट लास्ट आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। अगर आप अपने लिए टारगेट सेट करोगे ना, तभी आप इंप्रूव कर सकते हो। अब जब आप 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अब आपको नेक्स्ट टारगेट क्या सेट करना है? मेरे को 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। जब तक आपका वो 40 क्वेश्चंस वाला टारगेट अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपको उस टारगेट पे मेहनत करनी है, राइट। तो इन सब टॉपिक्स पे कमांड ऐसे ही बनाई जाएगी जब आप अपने साथ एक टाइमर लेके चलोगे। जब आपके पास टाइमर रहेगा ना, तो आपको एग्जाम वाली फीलिंग आने लगेगी कि यार मेरे पास एग्जाम में 20 मिनट्स होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो उस चीज में भी आपको ये हेल्प करेगी। ऑल्सो अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। आपको पता है कि एक्यूरेसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि हर एक सेक्शन में प्ले करती है, तो रीजनिंग में भी करेगी। अब आपको क्या ट्राई करना है कि आपको चेक करना है आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 70% आ रही है या नहीं आ रही है इन स्टार्टिंग डेज, जब आप बिगिनर हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% आ रही है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी नहीं आ रही है तो आपको अपने वीक एरियाज पे वर्क करना है। अब वीक एरियाज क्या हुए? मान लो कि आप डायरेक्शन सेंस सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपकी एक्यूरेसी क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने नॉर्थ की जगह साउथ में डायरेक्शन डाल दी, ईस्ट की जगह वेस्ट में डाल दी, या फिर हमें पढ़ने में कंफ्यूजन हो गई। गलती तो हमारी है ना, इंप्रूव भी हमें ही करना है। तो अब नेक्स्ट टाइम से हमें क्या करना है? अच्छे से रीड करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शंस देख के चलनी है कि वो डायरेक्शंस हम सही पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वीक एरिया होता है, जो हम पजल्स में भी कई बार इस चीज की मिस्टेक करते हैं कि मान लो उसने बोला है कि सीटिंग अरेंजमेंट में वो उसके 2 लेफ्ट बैठा है या 2 राइट बैठा है, तो हम लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं, राइट की जगह लेफ्ट कर देते हैं। तो ये भी मेन प्रॉब्लम आती है। आपको अपने वीक एरियाज को फाइंड करना है। ऑल्सो आपको उस टॉपिक को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं बन जाती। अब अगर आपकी 70% एक्यूरेसी आ रही है तो मैंने बोला था वेल एंड गुड।
आपको इम्प्रोवाइज करना है कि अब मेरी 80%, 90% या मैं 100% एक्यूरेट रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज 100% एक्यूरेसी। अगर आपका स्कोर आपको चाहिए कि आपका 35 और 35 आए प्री में, तो कैसे आएगा? एक्यूरेसी से ही आएगा, स्पीड से ही आएगा। तो वो चीज़ आपको खुद में इम्प्रोवाइज करनी ही करनी है। नेक्स्ट इज, अब फेज नंबर 3 क्या होता है? गेटिंग द स्पीड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्री एग्जाम। गेटिंग द स्पीड। अब हम स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, जैसे कि अब मैं बात करती हूँ, आप ब्लड रिलेशन कर रहे हो, मदर फादर होता है, मेल फीमेल होता है, ट्राई टू यूज कोड्स, ट्राई टू यूज शेप्स। उससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा उसको लिखने में। अब डायरेक्शन सेंस जा रहा है, तो ट्राई टू यूज कि मैं उसको फटाफट करूं, डायरेक्शंस में पूरी एरो में ना जाऊं, मैं फटाफट ऐसे 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 बना के कर दूं। वो किससे आती है? अंडरस्टैंडिंग से आती है। ऑल्सो हम करते हैं इनपुट आउटपुट, जो हमारे प्री में आता है। कई बार क्या होता है, हम बिगिनर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि इनपुट आउटपुट को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम उसको पूरा पूरा लिखने बैठ जाते हैं कि उसने दिया है ही इज वेरी गुड बॉय, तो हम उसको पूरा लिखेंगे। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखना है या फिर उनके कोड्स बना के लिखना है जो आपको खुद को पता है। उससे क्या होगा? आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ऑल्सो स्पीड कैसे आती है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक आप अच्छे से हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। जब तक आपके पास उस टॉपिक को सॉल्व करने की राइट अप्रोच नहीं है, आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो ये जो भी मैंने बातें करी हैं अभी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, आपकी एक्यूरेसी आ सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स। तो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स में आती हैं पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। आप सभी को पता होगा कि ये दोनों टॉपिक्स ही रीजनिंग का कोर पार्ट है, जो कि हम सब बोलते हैं। अब इन टॉपिक्स को कैसे अप्रोच किया जाए? इफ यू आर अ बिगिनर, या अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपको पजल्स का नहीं इतना पता है कि हम उसमें स्कोर कैसे कर पाए, तो अब जैसे कि अगर मान लो कोई बिगिनर है, उसने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करी है, तो पजल में वो अपनी कमांड कैसे ला सकता है? जैसे कि आपको पता होगा कि फ्लोर बेस्ड पजल आती है, बॉक्स पजल आती है और ऐसी डिफरेंट पजल्स आती हैं। तो हमें क्या करना है? पहले स्टार्ट करो कि हम एक वेरिएबल वाली पजल शुरू करें। आज आपने बॉक्स पजल प्रैक्टिस करनी है, एक वेरिएबल वाली पजल शुरू करो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। सेकेंड डे पे 2 to 3 वेरिएबल्स वाली पजल्स प्रैक्टिस करो। मैं चाहूंगी कि आप 2 वेरिएबल्स वाली ही प्रैक्टिस करो, ताकि उसमें आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो पाए। ठीक है। अब थर्ड डे आप क्या करो कि 3 वेरिएबल्स वाली पजल्स को करो। ऑल्सो जो कि वैकेंट बॉक्स वाली पजल्स आती है ना, आप उसको भी करो। फ्लोर बेस्ड के लिए आप यही कॉन्सेप्ट अपना सकते हो कि मुझे 1, 2 एंड देन 3 वेरिएबल पे जाना है। इजी टू हार्ड, जो कि मैं अपने हर एक सेक्शन के लिए बोलती हूँ कि आपको इजी टू हार्ड ही प्रैक्टिस करना है। ऑल्सो अब आपको पता होगा सिटिंग अरेंजमेंट आती है, सर्कल में आती है, स्क्वायर में आती है, रेक्टेंगल में आती है और लीनियर वाली आती है। अब आपको उसको कैसे प्रैक्टिस करना है? मान लो आप लीनियर पजल प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आज आप कर रहे हो सिंगल डायरेक्शन वाली, सब नॉर्थ में बैठे हैं या सब साउथ में बैठे हैं। नेक्स्ट डे आप क्या करो, ऑल्टरनेट वाली कर लो कि अब ये नॉर्थ और साउथ वाली मिक्स आ गई है। ठीक है, वेरिएबल माने चल रहे हैं। अब 2 वेरिएबल्स कैसे आएंगे? उसमें देखो ना कि नॉर्थ में कौन बैठा है, उसका क्या प्रोफेशन है, ऐसे वाली पजल सॉल्व करो और फिर आप 3 वेरिएंट वाली पजल पे जाओ। अब ये 3 वेरिएंट वाली पजल कौन सी होती है? ये होती है मेंस लेवल की पजल, जो कि हमारे मेंस एग्जाम में आती है। मोस्टली 3 वेरिएंट वाली ही आती है, 2 वेरिएंट वाली भी आ सकती है, बट उसका थोड़ा लेवल हाई होता है। तो अब जैसे कि सब बोलते हैं ना कि हम प्री के साथ मेंस की प्रैक्टिस करें या ना करें, तो यस, आपको प्री के साथ मेंस की प्रैक्टिस करनी है, बट कब करनी है? जब आपकी प्री की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हो, प्री की पजल्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% बन चुकी है, तभी आप मेंस लेवल की पजल सॉल्व कर सकते हो। अब पजल्स का क्या रहता है कि आप सबको पता है कि 15 to 20 मार्क्स की प्री एग्जाम में आती ही आती है और अनएक्सपेक्टेड आती है। हमारा क्या होता है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करके पजल्स हम इजी ऐसे बना लेते हैं कि मान लो अगर इजी वाली पजल आ रही है तो हम उसको 1 to 3 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं। मीडियम वाली आती है तो हमें 3 to 5 मिनट्स लग सकते हैं, और अगर बहुत ही हार्ड आ रही है तो 8 to 10 मिनट्स लग ही सकते हैं। अब अगर 1 to 3 मिनट्स में आपसे इजी वाली नहीं सॉल्व हो रही है तो आप कहाँ लैग कर रहे हो?
आपकी अप्रोच सही नहीं है। पजल को सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको सही अप्रोच, और वो सही अप्रोच कैसे आएगी, वो आपको खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। कैसे? अगर मान लो आज आप एक पजल कर रहे हो, उसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लग गए, जबकि आपके साथ वाला उसको 2-3 मिनट में कर लेता। बट आपको ये फाइंड करना है ना कि मैंने उसमें कैसी अप्रोच लगाई, मैंने कौन सा वेरिएंट पहले पिक किया जिससे मेरी पजल सॉल्व करने में मुझे टाइम लग गया। उसको आप एनालाइज करो कि अब मैं किस वेरिएंट से उसको पिक करके कम टाइम में कर सकता हूँ। ऑल्सो जैसे मान लो एक पजल की 2-3-4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो कि 3 पॉसिबिलिटीज थी, मुझे 2 में ही करना है। ये होता है पजल्स पे कमांड बनाना, ऐसे आप कमांड बना सकते हो। और क्या चीज रहती है पजल्स में कि काफी एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि अगर हम पजल्स नहीं करेंगे तो क्या हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो इसका आंसर तो आपको खुद को पता ही चल गया होगा कि पजल्स 60 to 65% पेपर का पार्ट होती है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस में भी आपको पजल्स बचा के जाती हैं, तो आपको पजल्स करनी ही करनी है। बट एक इसमें एड ऑन में क्या दे सकती हूँ आपको कि जो मैंने पहले इजी टॉपिक्स के बारे में बात की, आप उनको हमेशा पहले प्रैक्टिस किया करो। पहले कभी भी पजल्स को मत लेके बैठा करो। जब इजी टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो वो क्या होता है, आपको वो टायर्ड फील नहीं करवाते हैं। उसमें आपका माइंड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, आपका माइंड फ्रेश ही रहता है। वो टॉपिक्स प्रैक्टिस करने के बाद ही आप पजल्स पे जाओ और फिर उनको प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो। तो आप अपनी स्टडी को अगर ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न उसमें ऐसे लाओगे तो वो इजी वे में चल सकती हैं। आपकी प्रिपरेशन थोड़ा ऐसे इजी वे में हो सकती है। तो अब मैं बात करूंगी ऐसी कुछ कॉमन क्वेरीज के बारे में जो आप में से काफी लोगों ने मुझसे मेरी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछी थी। तो पहली ऐसी क्वेरी मैं लूंगी जो थी लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कि मैम हम लॉजिकल रीजनिंग कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे अप्रोच करें। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, या फिर कंक्लूजन के क्वेश्चंस होते हैं, इन्फरेंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें हम कमांड कैसे बना सकते हैं? आपको जब भी आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तब आप लॉजिकल के क्वेश्चंस लेकर बैठो, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करो कि ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी सही वे से कैसे सॉल्व हो रहा है। आप जब अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉल्व करने लगोगे ना, तब आपको एनालिसिस हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं क्या दे रहा हूं और अकॉर्डिंगली सही आंसर होना क्या चाहिए। जब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना लॉजिकल रीजनिंग की, तब आपके क्वेश्चन सही होने शुरू होंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस 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 और आपकी लॉजिकल रीजनिंग सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? लॉजिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। जो ज्यादा कंसेप्चुअली वर्क करता है ना, उसकी लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे लॉजिकल रीजनिंग में मेरे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या फिर गलत हो रहे हैं, तो इट्स बेटर टू स्किप। अगर आप गलत कर रहे हो तो वो आपका नेगेटिव ही जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग वाइडर करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। बट अब हम देखते हैं कि मेंस एग्जाम में काफी हाई वेटेज के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो उसमें से ना अगर मान लो 6 क्वेश्चंस आए हैं, तो 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे पक्का मिलेंगे जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि यार ये वाले 2 क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ, उन्हीं 2 पे टिको, बाकी 4 छोड़ दो। ये मैं कहूंगी लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। और नेक्स्ट आता है कि आप में से काफी लोगों ने पूछा कि मैम पजल कम टाइम में नहीं बन पाती है, या फिर मैम मेंस लेवल पजल में प्रॉब्लम आती है। अब पजल कम टाइम में क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि आप उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही होती है ना, उनको बना देते हो। आप 4-5 पॉसिबिलिटीज बना के बैठ जाते हो कि ये बनेगी, मैं इनको इससे सॉल्व करूंगा। नहीं, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है पजल में। 4 बन रही है ना, एलिमिनेट करके 2 ही बनाओ, 2 से सॉल्व करना शुरू करो। अब जब आप 4 बना रहे हो उसमें आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, 2 बनाओगे उसमें आपका आधा टाइम ही लगेगा ना। ऑल्सो एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि आप लोग क्या होता है ना, पजल की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो जितनी आपको करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी 5 to 10 पजल्स आपको डेली सॉल्व करनी चाहिए प्री लेवल की, जो आपका डेली रूटीन चल रहा है उसमें, और एटलीस्ट एक मेंस लेवल की स्टार्टिंग में। आपको लगेगा कि टाइम बहुत जा रहा है, मेरा आधा घंटा लग गया मेंस लेवल पजल में, फिर भी सॉल्व नहीं हो रही, तो हारना क्यों है?
मेंस का जब पेपर आएगा तब भी तो आप सॉल्व करोगे ना। अगर अभी आप आधा घंटा उसमें लगा दोगे सॉल्व करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो गई ना, आपको यही मेंस में हेल्प करेगा। अब मेरे से एक चीज़ पूछी गई थी कि मैम जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे लेस देन 3 मिनट्स में नहीं बनते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया अप्रोच, आपको ये देखना है कि मैंने इस क्वेश्चन को इस पॉइंट से पिक किया था और उसमें मेरे लगे 5 मिनट। अब मैं इस क्वेश्चन को कौन से ऐसे स्टेटमेंट से पिक करूं जिसमें मेरे लगे 2 मिनट्स। वो किससे आता है? अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा वेज निकालोगे ना पजल सॉल्व करने के, उतने ही कम टाइम में आपकी पजल सॉल्व होने लगेगी। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो और न्यू वेज फाइंड करो कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और इसको इतना शेयर करो कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। बी हैप्पी एंड गुड लक।